लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। चुनावी यात्रा के साथ मैं राखी जैन। आज का ये एपिसोड सिर्फ चुनावी खबरों का संग्रह नहीं है, बल्कि उस गहराई को समझने की कोशिश है जहां भारतीय लोकतंत्र अपनी सबसे जीवंत और जटिल तस्वीर पेश करता है। देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे चुनाव इस बात का प्रमाण है कि राजनीति अब सिर्फ सीटों और वोट प्रतिशत का खेल नहीं रह गई है, बल्कि ये रणनीति प्रतीकों, सामाजिक पहचान, गठबंधन और मतदाता मनोविज्ञान के कई स्तरों पर लड़ी जा रही है। इस समय पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी, ये पांचों क्षेत्र अलग अलग राजनीतिक प्रयोगशालाओं की तरह नजर आ रहे हैं, जहां हर राज्य अपनी अलग कहानी लिख रहा है। लेकिन इन सभी कहानियों के बीच एक साझा सूत्र भी है। सत्ता की लड़ाई अब सिर्फ जीतने की नहीं, बल्कि नैरेटिव बनाने की लड़ाई बन चुकी है। सबसे पहले बात पुडुचेरी की। एक छोटा केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन राजनीति के लिहाज से बेहद जटिल। यहाँ की 30 सीटों वाली विधानसभा में भले संख्या कम हो, लेकिन समीकरण इतने उलझे हुए हैं कि ये चुनाव किसी बड़े राज्य से कम दिलचस्प नहीं लगता। पुडुचेरी की राजनीति को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द है भ्रम। ये भ्रम सिर्फ मतदाताओं के स्तर पर नहीं, बल्कि खुद राजनीतिक दलों और गठबंधनों के भीतर भी साफ दिखाई देता है। एनडीए गठबंधन, जिसमें ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और बीजेपी शामिल है, पिछले 5 साल से सत्ता में है और उसने अपना कार्यकाल पूरा भी किया है। लेकिन जब चुनावी समझौते की बात आई तो यही गठबंधन आखिरी समय तक सीट बंटवारे को लेकर संघर्ष करता रहा। नामांकन की अंतिम तारीख से ठीक पहले समझौता हो पाया, जिसमें एआईएनआरसी को 16 सीटें, बीजेपी को 10 सीटें और छोटे सहयोगियों एआईएडीएमके और एलकेजे को 2-2 सीटें दी गई। ये दिखाता है कि सत्ता में रहना और चुनावी तालमेल बनाए रखना दो अलग अलग चुनौतियां हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन भी पूरी तरह स्थिर नहीं दिखता। यहां भी सीटों को लेकर असहमति आखिरी समय तक बनी रही। कुछ सहयोगी दलों ने असंतोष जताया, कुछ ने अलग राह चुन ली और कुछ नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आई। ये स्थिति बताती है कि गठबंधन राजनीति में सिर्फ विचारधारा नहीं, बल्कि संतुलन और सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। पुडुचेरी की राजनीति में एक और अनोखा पहलू है केंद्र सरकार द्वारा 3 विधायकों को नामित करने की शक्ति। ये संवैधानिक व्यवस्था चुनावी गणित को बदल सकती है और यही वजह है कि यहाँ चुनाव सिर्फ जनता के वोट से तय नहीं होता, बल्कि सत्ता संरचना के भीतर की बारीकियां भी भूमिका निभाती हैं। अब अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ चुनावी राजनीति एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुकी है। 294 सीटों वाले इस राज्य में चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि संस्कृति और पहचान के स्तर पर भी लड़ा जा रहा है। इस बार चुनाव प्रचार में मछली का मुद्दा जिस तरह सामने आया है, वो भारतीय राजनीति के प्रतीकात्मक रूप को समझने का एक बेहतरीन उदाहरण है। मछली बंगाल में सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी को बाहरी पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश की। ये नैरेटिव बनाया गया कि बीजेपी बंगाल की संस्कृति को नहीं समझती और उसकी नीतियां यहाँ की जीवन शैली के खिलाफ हो सकती हैं। इसके जवाब में बीजेपी नेताओं ने खुद मछली के साथ प्रचार करना शुरू कर दिया। ये एक तरह से राजनीतिक प्रतीक का मुकाबला राजनीतिक प्रतीक से करने की रणनीति थी। ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि चुनाव अब सिर्फ घोषणा पत्र या भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक प्रतीकों और भावनात्मक जुड़ाव का खेल भी बन चुका है। बंगाल में ये लड़ाई अब 2 स्तरों पर चल रही है। एक तरफ ममता बनर्जी का बंगाली अस्मिता का नैरेटिव और दूसरी तरफ बीजेपी का परिवर्तन और राष्ट्रीय राजनीति का एजेंडा। ये देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता किस नैरेटिव को ज्यादा महत्व देता है। अब असम की ओर चलते हैं, जहां चुनावी राजनीति का एक अलग ही रूप सामने आ रहा है। यहाँ की लड़ाई में एक नया फैक्टर उभरा है। 3 गोगोई, गौरव गोगोई, अखिल गोगोई और लुरिन ज्योति गोगोई, 3 अलग अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि के नेता, लेकिन
एक साझा लक्ष्य के साथ मैदान में हैं, बीजेपी और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को चुनौती देना। असम में रणनीति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले चुनाव में विपक्षी वोटों का बंटवारा बीजेपी के पक्ष में गया था। इस बार कांग्रेस ने कोशिश की है कि वो क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर एक मजबूत मोर्चा बनाए, खासकर ऊपरी असम में जहां बीजेपी का दबदबा रहा है। ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि पहचान का भी है। असमिया पहचान, घुसपैठ, बेरोजगारी, बाढ़ और विकास, ये सभी मुद्दे चुनावी बहस के केंद्र में हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम बात है वो है विपक्ष की एकजुटता। ये चुनाव ये भी तय करेगा कि क्या एकजुट विपक्ष बीजेपी के मजबूत संगठन को चुनौती दे सकता है या नहीं। अब बात केरल की, जहां चुनाव हमेशा से बाकी राज्यों से अलग माना जाता है। यहां राजनीति का केंद्र चेहरा नहीं बल्कि काम होता है। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी जटिल है। एलडीएफ लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है, जो केरल की पारंपरिक राजनीति के खिलाफ है। एलडीएफ सरकार अपने पिछले 10 वर्षों के कामकाज, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के आधार पर वोट मांग रही है। लेकिन उसके सामने अंदरूनी असंतोष, नेताओं का पार्टी छोड़ना और कुछ क्षेत्रों में एंटी इनकम्बेंसी जैसी चुनौतियां भी हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नीति यूडीएफ को स्थानीय निकाय चुनावों में मिली सफलता ने नई ऊर्जा दी है। लेकिन यहां भी सब कुछ आसान नहीं है। उम्मीदवार चयन को लेकर विवाद, नेताओं की नाराजगी और संगठनात्मक चुनौतियां उसके सामने हैं। बीजेपी भी यहां तीसरे विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है। उसने कुछ क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाई है, लेकिन अभी भी वो सीटों के स्तर पर बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई है। केरल का चुनाव कई जटिल सामाजिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होगा। धार्मिक संतुलन, आर्थिक मुद्दे, केंद्र राज्य संबंध और स्थानीय बनाम राष्ट्रीय राजनीति, ये सभी तत्व मिलकर चुनावी परिणाम तय करेंगे। अगर इन सभी चुनावी राज्यों को एक साथ देखें तो एक व्यापक तस्वीर सामने आती है। ये साफ है कि भारत की राजनीति अब सिर्फ सत्ता हासिल करने की प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि ये समाज के भीतर मौजूद भावनाओं, पहचान और आकांक्षाओं को समझने और उन्हें दिशा देने की प्रक्रिया बन चुकी है। पुडुचेरी में गठबंधन की जटिलता है, बंगाल में सांस्कृतिक प्रतीकों की राजनीति है, असम में पहचान और एकजुटता की लड़ाई है, और केरल में काम और रिपोर्ट कार्ड का मूल्यांकन है। इन सभी चुनावों के जरिए एक बड़ा सवाल उभरता है, क्या मतदाता भावनात्मक और सांस्कृतिक नैरेटिव से प्रभावित होगा या वो अपने अनुभव और सरकार के काम के आधार पर फैसला करेगा। आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि भारतीय लोकतंत्र किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इतना तय है कि ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं बल्कि राजनीति के नए स्वरूप को समझने का भी अवसर है, और हम इस पूरे सफर को आपके साथ साझा करते रहेंगे। चुनावी यात्रा में हर दिन, हर राज्य, हर चुनाव। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk.
Let's connect and let's smile.